स्टूडेंट्स, आज हम जियोडेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो जियोडेसिक्स एक्चुअली दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की जब हम दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, इट इज रिलेटेड टू दैट। तो अगर हम इस ग्राफ के ऊपर देखें तो इट इज ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और इसके पास दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। तो इन दो पॉइंट्स पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है, तो अगर हम इसको अगर सीधा अगर पी और क्यू को एक पॉइंट से मिलाते हैं, डायरेक्ट मिलाते हैं, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। व्हाट दिस इज नॉन इक्लिडियन स्पेस। इक्लिडियन स्पेस में ऑब्वियस है दिस इज कर्व, और इसको हम बोलते हैं लाइन ही है, क्योंकि लाइन का डेफिनेशन होता है कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो स्फीयर में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली इट विल बी ए कर्व। तो ये जो पी और क्यू हुआ, एक तरह का ये ही जियोडेसिक हुआ। ठीक, तो जियोडेसिक्स का हमने लेंथ कैसे फाइंड करना है, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशंस यूज करेंगे जिससे हमें ये किसी पॉइंट के ऊपर कितने जियोडिक्स पॉसिबल हैं। तो इसमें एक फिनोमेना ये रहता है कि अगर हम इन पॉइंट्स को, एक पॉइंट को फिक्स कर दें और इस पॉइंट को अगर मूव कराएं हम स्फीयर के ऊपर, तो इस पी के ऊपर और ज्यादा, बहुत ज्यादा जियोडिक्स बन सकती है। ठीक, तो थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन में बारे में पढ़े तो जियोडेसिक्स इज इन a surface may be defined as a curve along which lies the shortest distance measured along the surface between any two points in its plane। तो shortest distance हम डायरेक्ट नहीं measure कर सकते, along the surface करेंगे। Evidently it is the curve along which lies a tightly stretched string on the smooth convex side of the surface between the two points. It is like a tight stretched string. If one end is kept fixed and other moves about in the surface, an innumerable number of geodesics can be found passing through this fixed point। अगर P फिक्स किया है, इसको मूव करें तो इस तरह से बहुत ज्यादा जियोडिक्स बन सकती है। ठीक है, इस तरह से हमें एक पॉइंट को फिक्स रख रहे हैं, दूसरे को मूव कराएं, so there will be number of geodesics can be found. Hence, although geodesics are a system of lines associated with the surface like so many other systems that we have come across, they are unlike them that through any point an infinite number of them passes. Moreover, when the problem of finding the shortest distance between any two given points on a surface is treated properly, it becomes very complicated, and therefore we define the geodesic as follows. Geodesic in a surface is defined as the curve of a stationary length on a surface between any two points in the plane. Okay, so now we will find differential equation for geodesics. So before that we need a lemma। तो सबसे पहले हम इस लेमा को चेक करते हैं क्या है इसमें। देखो, लेमा इज कि if phi of t is a continuous function for t lies between 0 and 1, and if integration 0 to 1 v of t phi of t dt equal to 0 for all the admissible function vt as defined, then phi of t equal to 0। अगर ये आपका phi of t जो है एक आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है
और इसमें बी ऑफ टी जो मर्जी आप वैल्यू पुट करो, ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, ऑफ इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना, क्लास 2 या क्लास 3 होगा। तो ये v जो है ये आपका अगर एडमिसिबल फंक्शन है ऑफ क्लास 2, तो ये जो इंटीग्रल है और ये b ऑफ t जो है ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और ये इंटीग्रल जो 0 के बराबर आ रहा है, तो ये 0 के बराबर तभी आएगा अगर ये फाई ऑफ t जो है वो 0 होगा, ठीक। v ऑफ t की हम वही बात कर रहे हैं कि जो हम जैसे जब कर्व डिफाइन करते हैं v ऑफ t एंड u ऑफ t की बात u ऑफ t की बात करते हैं, पैरामीट्रिक कर्व जो बनाते हैं, तो इट मीन दैट दे आर क्लास 2 या क्लास 3, मतलब इसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए रिस्पेक्ट टू t। तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि ये फाई ऑफ t जो वो 0 नहीं है, ठीक। सो हमने एक नंबर ये ले लिया, t नॉट की वैल्यू ले ली 0 और 1 के बीच में, जिसके ऊपर ये मान लिया कि ये फाई जो है वो 0 नहीं है, ठीक। और साथ में मान लिया कि इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है टी नॉट के ऊपर वो 0 है। एक पॉइंट पे भी हम अगर अभी प्रूव कर देंगे, क्योंकि इट इज फॉर ऑल टी, सभी टी के लिए, 0 और 1 के बीच में सभी के लिए ये ट्रू होगा। और अगर किसी एक पॉइंट के लिए भी हमने प्रूव कर दिया तो ये रिजल्ट आपका फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें एक पॉइंट पे कंट्राडिक्शन शो करके बतानी है। अगर एक पॉइंट पे भी ये कंट्राडिक्ट हो गया तो इट मीन दैट जो हमारी एजम्पशन है वो गलत है। तो सिंस हमें ये आपको कॉन्टिन्यूस दिया था और साथ में हमने ये अज्यूम कर लिया कि ये 0, ये पॉजिटिव है, ठीक, इन दिस। सो टी जो है हमने ए और बी के बीच में ले लिया, ठीक। ए हमने इंटरवल ले लिया, ए जो है वो 0 और टी नॉट के बीच में है, और बी जो है वो टी नॉट और 1 के बीच में है। तो इस इंटरवल में हमने कॉन्टिन्यूस ले लिया और हमने ये डिफाइनिंग कर ली बी ऑफ टी की। तो बी ऑफ टी हमने इस तरह से डिफाइन करा, क्योंकि इज एडमिसिबल फॉर ऑल, आप जो मर्जी फंक्शन लो, इट इज दिस लेमा इज वैलिड फॉर एवरी v ऑफ टी, प्रोवाइडेड v ऑफ टी आपका इसके जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करने चाहिए। तो हमने इसकी वैल्यू 0 ले ली जब हमारा t जो होगा वो 0 और t नॉट के बीच में हो, t जो होगा वो 0 और a के बीच में हो, ठीक। when t lies between 0 and a, और इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, तो v ऑफ t की वैल्यू 0 ले ली। और जब t आपका b और 1 के बीच में होगा, b और 1 के बीच में होगा, तब भी ये 0 होगा। और जब हमारा ये t a और b के बीच में होगा, तो हमने ये फंक्शन एज्यूम कर लिया t माइनस a रेज़ टू पावर 3 एंड b माइनस t रेज़ टू पावर 3। तो इट इज वेरी क्लियर कि इट इज डिफरेंशिएबल for all t। तो clearly it is differentiable for all t। तो अब अगर हम इस इंटीग्रल को, जो हमारे पास इंटीग्रल है, इस पे अगर हम इसको वैल्यू को पुट करें दिस इंटीग्रल में, तो व्हाट सी, हमने यहाँ पे इंटरवल हमने ब्रेक कर दिया, 0 to 1 है, तो इंटरवल की ब्रेकेज 0 to a कर लेंगे, फिर a to b और b to 1 कर लेंगे, ठीक। तो ये हमने इंटरवल ब्रेक कर दिया और इसको हमने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के लिख दिया। अब 0 और a के बीच में b ऑफ t की वैल्यू 0 है, और a और b के बीच में b ऑफ t की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, और d और t के b और 1 के बीच में b ऑफ t जो है वो 0 है। तो बाई सब्स्टिट्यूटिंग दिस, तो फर्स्ट और लास्ट इंटीग्रल तो ऐसे 0 हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद दिस। और क्लियरली अगर देखें तो फाई ऑफ t आपका पॉजिटिव है, और ये फंक्शन भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा जब t की वैल्यू हमारे a और b के बीच में रहेगी, क्योंकि ये आपका 0 तभी बनेगा जब t की वैल्यू a के बराबर होगी या t की वैल्यू b के बराबर होगी। तो ये इसका तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रहेगी, ठीक। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये पूरा इंटीग्रल ही पॉजिटिव हो गया, ठीक। और
लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि ये तो जीरो के बराबर है, assumption है इट इज इक्वल टू जीरो, तो इट इज कंट्राडिक्शन फॉर ऑल द एडमिसिबल वैल्यू ऑफ v ऑफ t। तो v ऑफ t हमने ये माना था कि कोई भी वैल्यू ले तो इसके लिए ये जीरो आना ही आना। तो इसका मतलब हम गलत क्या करा हमने? गलत हमने यही करा था कि ये जो हमारे पास फंक्शन है वी फाई ऑफ टी, ये नॉन जीरो माना। ठीक, इट मीन्स दैट हम इसको ये जो हमारी एजम्पशन है दैट इज रॉन्ग। सो इट मीन दैट दिस लेमा इज प्रूव्ड। इट मीन्स दैट जब भी हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 v ऑफ t फाई ऑफ t dt इक्वल टू जीरो आएगा, तो डेफिनेटली फाई ऑफ t जो है वो जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एडमिसिबल फंक्शन, ऑल एडमिसिबल फंक्शन फाई ऑफ t। इस फाई ऑफ t के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, बट आपका ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, या क्लास 2 क्लास 3 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कोई भी ऐसा फंक्शन अगर हम लेते हैं तो इस इंटीग्रल का जीरो पॉसिबल तभी है अगर ये फाई ऑफ टी जीरो, और साथ में फाई ऑफ टी आपका कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। सो हम इस लेमा को यूज करेंगे। सो हमने ये पहले लेमा प्रूव कर लिया। नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक्स। तो जियोडेसिक्स की डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव देखो कैसे हम करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो लेट अस कंसीडर द आर्क ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ए और बी, 2 पॉइंट्स ले लिए ऑन द सरफेस, एंड लेट द इक्वेशंस ऑफ दिस कर्व्स v ऑफ द फॉर्म, ये हमने इक्वेशंस ऑफ कर्व ले ली, u इज इक्वल टू u ऑफ t एंड v इज इक्वल टू v ऑफ t, where v u of t and v of t of class 2। तो ये क्लास 2 का आपको पता है कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, 2 टाइम्स सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। we assume for every arc gamma, हमने आर्क को नाम दे दिया गामा है, ए और बी को जो ज्वाइन कर रही है, और हमने एज्यूम कर लिया कि एट ए पॉइंट पे टी जीरो होगा और एट पॉइंट बी टी वन होगा। सो दैट आर्क इज गिवन बाय दिस। तो ये जो आर्क मानी हमने, तो इस आर्क पे ए टू बी पे यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो है और यहाँ पे टी की वैल्यू हमने 1 एज्यूम कर ली। ठीक, सो अब हमने इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आर्क के लिए लेंथ के लिए हमने एस यूज करा एस ऑफ गामा, दैट इज इंटीग्रल 0 टू ds, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ds ओवर dt इंटू dt, और ds की वैल्यू हम फर्स्ट फंडामेंटल और सरफेस से हम ये यूज कर सकते हैं, ये डिस्टेंस होता है। तो अब यहाँ पे ds स्क्वायर होता है तो अनरूट ले सकते हैं, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे du ओवर dt को du के नीचे हम dt लिख सकते हैं, तो ये du ओवर dt को हम u डॉट b एंड v डॉट अनरूट के साथ ये हमारे पास s ऑफ गामा आ गया। सो व्हाट वी डू नाउ, हम क्या करेंगे, इस जो आर्क है इसको थोड़ा सा डिफॉर्म करेंगे। ठीक, और उससे एक हमारे पास नई आर्क फ्रेम होगी। जैसे ये ए टू बी आर्क है हमारे पास, ये ए टू बी, तो हम अगर इसको डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफॉर्म कर दें, ऐसे डिफॉर्म कर दिया इसको, इस नई आर्क को बोल दिया गामा डैश। ठीक, तो गामा भी स्लाइटली डिफॉर्म टू ऑब्टेन्ड एन आर्क गामा डैश, कीपिंग द एंड पॉइंट्स ए एंड बी आर फिक्स। ए और बी को हमने फिक्स रखा। देन गामा डैश हैज एन इक्वेशन, तो गामा डैश की जो इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा। ये पुराने पॉइंट्स तो वे एज इट इज रहे, साथ में हमने एप्सिलॉन g ऑफ t और यहाँ पे एप्सिलॉन h ऑफ t ऐड कर दिया। एप्सिलॉन इज स्मॉल क्वांटिटी एंड g और h आर आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ क्लास 2, फंक्शन ऑफ t ऑफ क्लास 2 इन द इंटरवल दिस। ठीक, एंड सेटिस्फाइंग दिस क्वांटिटी आल्सो एट t इक्वल टू 0 पे ये दोनों जीरो होंगे, h भी और g भी, क्योंकि t हम जीरो करेंगे तो h और g जीरो होने चाहिए।
और जब हम t की वैल्यू 1 लेंगे तब भी ये 0 होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये डिफाइन कर लिए। नाउ द आर्क लेंथ ऑफ s of gamma dash will be integral 0 to 1 e u dot dash square plus 2f u dot dash and v dash dot plus g v dash dot square का होल अंडर रूट dt। ठीक, सिंपल डैश यूज करा u की प्लेस पे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। सो नाउ हम यहाँ पे वेरिएशन इन लेंथ ऑफ गामा इज दिस, तो हम वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक, दोनों की लेंथ में कितना फर्क पड़ेगा, और अगर ये जियोडेसिक है तो आपकी जो ये वेरिएशन है दैट शुड बी स्टेशनरी, वो 0 होनी चाहिए। ठीक, अगर चेंज आता है तो दैट विल नॉट बी जियोडेसिक। ठीक, and if it is a magnitude of order epsilon square for all the small variations in gamma, then s of gamma is said to be stationary and gamma is a geodesic। ठीक, तो इसका जो स्मॉल चेंज है वो आपका बहुत छोटा होना चाहिए, जिसका ऑर्डर जो है जो चेंज होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर एप्सिलॉन स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर ये जो वेरिएशन है बहुत ही छोटी होनी चाहिए, इट मींस दैट अगर वेरी स्मॉल होगी तो हम बोलेंगे कि ये जो लेंथ ऑफ गामा है दैट इज एस गामा इज सेड टू बी स्टेशनरी एंड और गामा को ही हम क्या बोलेंगे, जियोडेसिक है ये। तो ये ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर का मतलब हुआ कि यहाँ पे हमने एप्सिलॉन लिया है, तो इट मीन जब हम डिस्टेंस इनका मेजर करेंगे तो दोनों में जो फर्क है, जो ऑर्डर ऑफ चेंज आएगा वो इस एप्सिलॉन स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो एप्सिलॉन तो पहले ही स्मॉल है, तो उस पहले एप्सिलॉन स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा। तो इट मीन दैट देयर इज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन द लेंथ ऑफ आर्क गामा एंड गामा डैश। चलिए, तो हमने जियोडेसिक का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यूज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो हमने और सिंपलिसिटी के लिए हमने f मान लिया अंडर रूट 2t और 2t हमने मान लिया दिस इज अ फंक्शन। ठीक, तो जो भी इस इंटीग्रल के अंदर फंक्शन है, जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन है इसको हमने 2t मान लिया और 2t का अंडर रूट हमने एज इट इज रहने दिया। और ये 2t जो है u पे डिपेंड कर रहा है, v पे, u डैश u डॉट पे, v डॉट पे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे e है तो e ऑब्वियस है, r1 स्क्वायर होता है तो उसके अंदर भी u v प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज 2t so now so s of gamma will be 0 to 1 f of u comma v comma u dot v dot dt। ठीक, और दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं आप, s ऑफ गामा डैश माइनस s ऑफ गामा। तो ये हमारे पास जस्ट u को हमने u डैश से रिप्लेस करना है, तो u डैश की वैल्यू जाएगी यहाँ पे u प्लस एप्सिलॉन g, और v डैश की वैल्यू हो जाएगी v प्लस एप्सिलॉन h, और u डॉट आ जाएगा हमारे पास u डॉट प्लस एप्सिलॉन g डॉट, और इस तरह से v डॉट की प्लेस पे जाएगा v डॉट प्लस एप्सिलॉन h, और माइनस s ऑफ गामा एज इट इज आ जाएगा और dt एज इट इज। अब हम इस पे क्या लगाएंगे, टेलर सीरीज लगाएंगे फॉर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स के लिए यूज करेंगे। सो f ऑफ u v u डैश v u डॉट v डॉट एज इट इज आएगा फर्स्ट एलिमेंट, ये वाले एज इट इज आएंगे, प्लस
एप्सिलॉन सभी में कॉमन है तो एप्सिलॉन बाहर लिख दिया, और इसमें जो इंक्रीमेंट है वो जी है, तो क्या आएगा, इनफैक्ट एप्सिलॉन इंटू जी है इंक्रीमेंट, ये आएगा, और कर्ल एफ ओवर कर्ल यू आएगा, प्लस इसमें इंक्रीमेंट है एप्सिलॉन इंटू एच, एप्सिलॉन इंटू एच आएगा, और एफ का डेरिवेटिव इसको टू वी प्लस जी, और जी डॉट, और एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू यू डॉट प्लस एच डॉट, और एफ का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वी डॉट प्लस सो आएगा, और बाकी जितने भी इसमें एप्सिलॉन आया है तो बाकियों में एप्सिलॉन स्क्वायर कॉमन आएगा, और ये सो चलता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आगे की टर्मों को लिख दिया, ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर एंड माइनस एफ ऑफ यू कॉमा वी कॉमा यू डॉट कॉमा वी डॉट एज इट इज। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको मैं अगर दो ऑर्डर के लिए, दो फंक्शन के लिए अगर मैं टेलर सीरीज लिख के बताऊं तो इससे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। ठीक, और साथ में फिर हमारे पास बनेगा एच और कर्ल एफ ओवर एक्स, फिर यहाँ पे हम ए पुट कर देते हैं, फिर प्लस के कर्ल एफ ओवर वाई, यहाँ पे बी एलिमेंट पुट कर देंगे, प्लस सो। तो ये इस तरह से हमने ये एक्सपेंशन 4 एलिमेंट्स के लिए करा। तो आप देखेंगे कि इससे ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक, तो वी लेफ्ट विद दिस, और बाकी प्लस जो रिमेनिंग टर्म्स है वो एप्सिलॉन, ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर की होंगी। तो अब हम इन दो टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई, इसकी इनकी इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज। ठीक, तो इसका ऑब्वियस इसका डेरिवेटिव जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव हट जाएगा, और 0 to 1, और इसी तरह से यहाँ पे वाई बार से इंटीग्रेशन कर दी तो डेफिनेटली ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब भी ये 0 होगा, और जब t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब भी ये 0 ऊपर हमने एज्यूम किया हुआ है। तो ये टर्म आपकी लेफ्ट रहेगी, ओनली हमारे पास ये टर्म रहेगी। ठीक, और उसी तरह से बाई पार्ट्स हमने इंटीग्रेशन इस पे लगाया, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के, तो हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो हम अगर इसको रिजल्ट को 3 में यूज करें तो हमारे पास जो 3 रिजल्ट बनेगा वो बन गया एप्सिलॉन, तो सब कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 1 g into l प्लस h into m dt प्लस ऑर्डर ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहाँ पे g के कोएफिशिएंट एक ये है, एक हमारे पास ये है, तो ये इनको g के कोएफिशिएंट को कंबाइन कर लेंगे, और यहाँ h है और यहाँ पे भी h का कोएफिशिएंट है, इनको कंबाइन कर लेंगे, तो इसको l और m नाम दे दिया। तो l हमारा ये बन गया और m हमारे पास ये रिजल्ट बन गया। ठीक, नाउ from the definition of gamma is a geodesic if s length of gamma, you can say s of gamma is stationary, that is stationary ka matlab it is the difference between these two, gamma dash and gamma, length of gamma dash and gamma should be magnitude of order epsilon square, इससे ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो from equation 4 it follows that gamma is a geodesic if only if u of t and v of t are such that आपका जो इंटीग्रल है 0 to 1 g of t plus h of h into m dt equal to 0 आना चाहिए। ठीक, तभी ये जियोडेसिक होगा। तो डेफिनेटली ऑर्डर तो इसका m स्क्वायर है, तो हमारे पास जो ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है u v के ऊपर, वो इस तरह से होना चाहिए कि ये आपका इक्वल टू 0 आना चाहिए। जियोडेसिक में यही होता है कि जो 2 पॉइंट्स के ऊपर फिक्स जो कर दिया तो जो लेंथ है वो आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक, वेरी माइनर चेंज होगा तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इट शुड बी, दिस इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू 0।
for all the admissible values of gh, that is function of class 2. So mean class of 2 का मींस h और g जो है वो आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए, और सेटिस्फाइंग द कंडीशन, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। ठीक, तो हमने अभी ये लेमा पढ़ा हुआ है कि जब भी ऐसा इंटीग्रल 0 होगा और ये g और h जो है फॉर ऑल एडमिसिबल के लिए, और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होंगे, डिफाइंड फंक्शंस होंगे, तो डेफिनेटली l और m क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी इंटीग्रल 0 आएगा। सो भाई अब लेमा, फर्स्ट भी सेट h को हमने 0 ले लिया और g की वैल्यू v ले लेंगे, और l हमने इक्वल टू 5 ले लिया। सेकेंडली इफ वी पुट g of 0, h of v, m is equal to 5, it follows that equation 5 is satisfy all the divisible functions g and h if l और m 0 होंगे तभी ये सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज ये 0 डिविजिबल होगा ही नहीं। ठीक, तो इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, ठीक, यहाँ पे h को 0 ले लिया और h को 0 लिया तो खत्म हो गया, और इसकी वैल्यू हमने g की v पुट कर दी, तो v इंटू एल आ गया हमारे पास। तो ये तब अगर l को हम 5 मान रहे हैं, ठीक, उसी तरह से सेकेंडली यहाँ पे हमने g को 0 कर दिया और इस h को v पुट करते हैं, तो m की वैल्यू कोई ना कोई हमारे पास 5 आएगी। तो ये पॉसिबिलिटी तभी होगी, ये इक्वेशन 5 तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये एल बी और एम बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, ये 5 हमने ऊपर जो फाई ऑफ टी लिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने इसको पीछे जो लेमा किया उसमें 5 था, दैट्स वाई हम इसको 5 की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो लेमा में हमने 5 यूज करा था ना, ये वाला इस तरह से, तो ये v 5t इक्वल टू 0 बन गया, दूसरा भी आपका v 5t इक्वल टू 0 बन गया। तो ये तभी 0 होगा जब हमारे पास इक्वल टू 0 बनेगा। सो नाउ इन ऑल इक्वेशन 5 तभी सेटिस्फाई होगी जब l और m 0 होंगे। तो देयरफॉर l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 आर द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द geodesics on the surface. Since these equations do not involve the points A and B explicitly, and therefore these equations are same for all the geodesics on the surface. तो इसमें points की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट मीन दैट सरफेस के ऊपर जो भी जियोडेसिक होगा उस सभी के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशंस होल्ड करेंगे। तो थोड़ा बात कर लेते हैं ये L होगा क्या। देखो L की एक्सप्रेशन और M की एक्सप्रेशन हमने ऊपर लिखी थी, तो दिस इज L and this is m. So L equal to 0 and m equal to 0, we get to these differential equations. तो हमने L में f की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी L की वैल्यूज पुट कर दी, तो डेरिवेटिव करेंगे इसका तो क्या बनेगा 1/2 आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 2 कट जाएगा, सो इसका डेरिवेटिव निकाल के हमारे पास क्या आ गया, और यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे रिस्पेक्ट टू u, तो हमारे पास डेरिवेटिव ये चीज आ जाएगी रिस्पेक्ट टू u डॉट निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल से, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और फिर डेरिवेटिव ऑफ इसका करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ टी का डेरिवेटिव भी आएगा साथ में, सो डी टी ओवर टी एज इट इज। ठीक, तो इसमें हमने प्रोडक्ट रूल लगा के ये दो टर्म्स आ गई। तो यू सी कि इन दोनों टर्म्स से ये फैक्टर कॉमन है, सो 1/√2t कॉमन ले लिया हमने, ये एक्सप्रेशन बना और ये एज इट इज, और m भी इसी तरह से जस्ट जहाँ पे u है वहां पे और v आ जाएगा, बाकी एज इट इज एक्सप्रेशन हमारे पास होल्ड करेगा। यहाँ पे v आएगा, जहाँ पे u है m के केस में जस्ट सिंपली v आएगा। सो जियोडेसिक इक्वेशंस क्या है, L इक्वल टू 0, जो मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस वाले एक्सप्रेशन को एक तरफ रख लेते हैं और इसको एक तरफ रख लेते हैं। ठीक, सो इस ये एक्सप्रेशन हमारे पास दिस इक्वल टू 0 है, तो थ्रू आउट हम
1 अपॉन अंडर रूट 2t से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियस 1 अपॉन 2t बचेगा। ठीक, आपस में कैंसिल हो गया और इस एक्सप्रेशन को इस तरफ से रख लिया, तो ऑब्वियस यहाँ पे नेगेटिव का फर्क पड़ेगा। इस टर्म को पहले रख लिया, इसको बाद में रख लिया। ठीक, और यहाँ पे इक्वल टू दिस, इक्वल टू क्यों है, बिकॉज एल इक्वल टू 0। ठीक, और उसी तरह से एम इक्वल टू 0 ये बन गया। और हमने फॉर कन्वीनियंस ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने कैपिटल यू मान लिया, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने कैपिटल और वी मान लिया। सो वी फॉर द जस्ट कन्वीनियंस हमने यू और वी ले लिया। ठीक, सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 6 इन दोनों इक्वेशन से हम डी टी ओवर स्मॉल डी टी अगर हम एलिमिनेट करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, यू कैन सी वी कर्ल, ये तो सेम ही है, ऑब्वियस है। इस टर्म को, इस इक्वेशन को हमें कब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर्ल टी ओवर कर्ल वी डॉट से। ठीक, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कर्ल टी ओवर कर्ल यू डॉट से, और इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डेफिनेटली ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा वी कर्ल टी ओवर यू डॉट माइनस वी यू कर्ल टी ओवर वी डॉट। ठीक, तो माइनस यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ डी टी ओवर टी। Now the equation 6, condition 7 is of course necessary and sufficient condition for a curve on a surface to be geodesic. So this is necessary and sufficient condition for a curve to be a geodesic. तो keep in mind आपको u और v के एक्सप्रेशन भी याद रखने पड़ेंगे कि u और v के एक्सप्रेशन क्या है, और उनके अकॉर्डिंग हम इसको सेटल डाउन कर सकते हैं। So 7 is the condition of necessary sufficient condition for a curve on a surface to be a geodesic. Now, equation we may not we may note that equation 6 are not independent since they satisfy the identity. अगर इक्वेशन 6 को देखें तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। इक्वेशन 6 एंड इसकी डिपेंडेंस इस तरह से होगी, देखिए यू डॉट कैपिटल यू प्लस वी डॉट कैपिटल वी इक्वल टू डी टी ओवर डी टी। अब इस 8 का देखो प्रूफ देखते हैं कैसे आपस में डिपेंड करेगा ये। सबसे पहले हम यू डॉट कैपिटल यू प्लस वी डॉट यू की वैल्यू लेते हैं, और यहाँ पे हमने कैपिटल यू पुट कर दिया और यहाँ पे हमने कैपिटल वी पुट कर दिया। अब हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया डी ओवर डी टी। इसका देखो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास, इसको अगर ओपन करेंगे हम डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा u डॉट डॉट। ठीक, तो u डॉट डॉट हमने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, u डॉट डॉट कर्ल t ओवर u डॉट। फिर आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये वाली चीज बन जाएगी। ठीक, उसके बाद हम इसकी बात करें तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो v डॉट डॉट बन जाएगा, तो v डॉट डॉट इनटू दिस। तो ये आपस में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और साथ में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो डी ओवर डी टी, ये हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। अब ये टर्म और ये टर्म बनी तो वो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दी। ठीक, तो इट मीन दैट दिस एंड these two are equivalent to each other. Okay, now since t is a function of u dot v dot homogeneous of degree 2, ठीक, अगर हम t के एक्सप्रेशन को देखें तो यू कैन सी
टी हमारे पास ये है, टी हमने यहाँ पे माना था दिस वन। तो इसमें u स्क्वेयर है, u इंटू वी है, v स्क्वेयर है, तो डेफिनेटली ये दिस इज सेकंड डिग्री है। तो ये होमोजीनियस इन u एन v। अगर u एन v में होमोजीनियस है तो हम आइलर थ्योरम यूज कर सकते हैं, जो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं। सो बाय आइलर थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, u डॉट कर्ल t over q डॉट प्लस v डॉट into कर्ल t over v डॉट is equal to 2t. So we will use this. And one more thing, अगर हम टोटल डिफरेंशियल dt over dt फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे, क्योंकि t जो हमारा डिपेंड कर रहा है u के ऊपर, this t is depending upon u v u dot v dot, ठीक है। तो what we do, पहले हमने डिफरेंशिएशन करी रिस्पेक्ट टू u डॉट, तो कर्ल t ओवर u डॉट इनटू डी u डॉट ओवर dt प्लस फिर u v डॉट के रिस्पेक्ट टू करा और चेन रूल लगा दिया, फिर रिस्पेक्ट टू u करा फिर चेन रूल लगा दिया, फिर रिस्पेक्ट टू v करा v हमने चेन रूल लगा दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं u डबल डॉट, इसको भी हम ये टर्म हमारे पास u डॉट वन, ये वाला u डॉट बन जाएगा कर्ल t ओवर कर्ल u डॉट एज इट इज। उसी तरह से ये v डबल डॉट कर्ल t ओवर v डॉट एज इट इज, इसको u डॉट लिख सकते हैं, इसको v डॉट लिख सकते हैं, ठीक। सो व्हाई दिस, हम दोनों एक्सप्रेशन को यूज करें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा था ये वाली चीज, ये वाला एक्सप्रेशन, ये हमारा आइलर थ्योरम से कितना बन गया 2t, और ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो हमारा इससे मैच कर रहा है dt ओवर dt, ये वाला। तो दिस माइनस दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 टाइम्स dt ओवर dt माइनस dt ओवर dt, तो इज इक्वल टू dt ओवर dt। So it means that equation 6 is not independent, they are depending to each other, and this is the relation between these two equations of equation 6. So there is a dependence between these two. So that's all today's lecture. I hope you got the idea what is geodesics and what is the differential equation of geodesics. Okay, thank you.